नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप ये क्लासेस पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इससे आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? लाहौर, मुंबई, कलकत्ता या दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण अधिवेशन की मांग रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन। तो 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो ये बने थे आपके 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी बनी A 1910 में, B 1911 में, 1915 में या 1918 में? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी सन 1911 में। सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग टू। इस समय जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग टू और इन्होंने ही इस समय दिल्ली दरबार की घोषणा की थी। दिल्ली दरबार लगाने की घोषणा की थी। दिल्ली दरबार लगाने का उद्देश्य यह था कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी का स्वागत करना था। तो इस उद्देश्य से दिल्ली दरबार को लगाया गया था और यही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली किया गया। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, आसिफ अली, JB कृपलानी या सुभाष चंद्र बोस? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की और 1939 में ही इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव इन्होंने किन से लड़ा था? तो इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया से कांग्रेस का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई थी। चूँकि पट्टाभी सीतारमैया के समर्थन में थे महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार पर कहा, यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है। तो इस प्रकार से गांधी जी के असहयोग के देने के कारण और वाद विवाद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अभिनव भारत का आयोजन किया गया था वीर सावरकर जी के द्वारा। वीर सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था, नासिक में। नासिक में किया गया था और इसका पूर्व नाम था मित्र मेला, जिसकी स्थापना वीर सावरकर जी ने ही की थी 1899 में।
तो मित्र मेला को ही 1904 में अभिनव भारत कहा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे, वे थे आपके अली बंधु। अली बंधु आपके खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या और मोतीलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? क्योंकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद में बंद कर दिया गया था। इस कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा की गई थी। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी यात्रा? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया था। असल में चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था? तो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया था और उस जुलूस में कुछ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा, अंग्रेज सिपाहियों द्वारा फायर कर दिया गया था। तो इससे भीड़ उग्र हो गई और उग्र होकर थाने में आग लगा दी। तो इससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसे ही चौरा चौरी कांड कहा जाता है। और फिर 1922 में ही गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। 1922 में हुआ था आपका चौरी चौरा कांड और 1922 में ही फिर गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे चौरी चौरा कांड के बाद। जबकि वो उस समय बारदोली गुजरात में थे, जबकि ये हुआ था आपका गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे आपके महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थकर थे। 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कुल 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में, उनमें अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इसको आपको याद रखना है। जबकि इसके प्रथम तीर्थकर की बात करें तो इसके प्रथम तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और साल वृक्ष के नीचे भी आपको याद रखना है। साल वृक्ष के नीचे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? जयचंद, हेमू, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो पानीपत की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। अगर बाबर की बात करें तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। आपको इसको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इनका जो शासनकाल है बाबर का, वो था आपका 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। तो आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? ए वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? तो दोस्तों कनिष्क के जो राजदूत थे वे थे आपके चरक। चरक आपकी कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक ने ही चरक संहिता लिखी। चरक ने एक पुस्तक लिखी चरक संहिता। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अगर कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क आपके कुषाण वंश के थे। कनिष्क जो थे वे आपके कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के थे आपके कनिष्क। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस ने इसकी स्थापना की थी। और अगर कुषाण वंश की राजधानी की बात की जाए तो इसके दो राजधानी थे। कौन कौन थे? तो वे थे आपके, पहला है आपका पुरुषपुर जो कि पेशावर में है, और दूसरा है मथुरा। तो इसके दो राजधानी थे, पुरुषपुर और मथुरा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, विलियम हॉकिंग, विलियम एडवर्ड या टॉमस रो? तो दोस्तों मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। यूँ तो बात की जाए तो इन ऑप्शनों में चारों अंग्रेज मुगल दरबार में आए हुए थे जहांगीर के काल में। पॉल कैनिंग, विलियम हॉकिंग, विलियम एडवर्ड या और टॉमस रोज, ये चारों आपके जहांगीर के काल में दरबार में आए थे। लेकिन पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कब आए थे? तो ये आए थे आपकी 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आने वाले प्रथम शासक थे, ठीक है दोस्तों। और इसे फिरंगी खान की उपाधि दी गई थी। इसे किसकी उपाधि दी गई थी? फिरंगी खां की। फिरंगी खां की उपाधि दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद? तो दोस्तों सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए थे। टोटल 10 गुरु हुए थे। तो उनमें से चौथे गुरु थे रामदास। तो रामदास ने ही अमृतसर शहर की आधारशिला रखी थी। तो आप इसको याद रखेंगे। जबकि गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है दोस्तों। अगर बात की जाए सिख संप्रदाय की तो इसके संस्थापक है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव इसके संस्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर ने? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाले थे अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। तो मनसबदारी प्रथा से आशय सेना के संगठन से है। सेना के संगठन से मनसबदारी प्रथा का आशय है। अकबर ने सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सरदार व सैनिक का पद निश्चित होता था। इसकी शुरुआत हुई थी 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। वह इस व्यवस्था के प्रणेता थे, वे थे आपके टोडरमल। टोडरमल इस व्यवस्था के प्रणेता थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश, डच,
फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो भारत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय थे वे थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। अगर पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, जो तंबाकू की खेती है वे पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती प्रारंभ किया। प्रिंटिंग प्रेस और अनानास, पपीता और काजू आदि पुर्तगालियों की ही देन है। तो आप इसको याद रखिएगा। और पुर्तगालियों ने ही 1500 ईस्वी में कोचीन में कोठी की स्थापना की। पहली कोठी स्थापित की कोचीन में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। कोचीन में पहली कोठी की स्थापना की पुर्तगालियों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? ए बाबर, इब्राहिम लोदी, सूरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। और जब पानीपत का प्रथम युद्ध को जीता गया बाबर के द्वारा, तो बाबर ने काबुल के प्रत्येक परिवार को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया और फिर इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई और इन्हें कलंदर की उपाधि प्रदान हुई। ठीक है दोस्तों, इसी दानशीलता के कारण इन्हें कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी हमें अर्थशास्त्र के द्वारा मिलती है जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य और विष्णुगुप्त कौटिल्य के और दो अन्य नाम हैं। ठीक है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। तो आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? पानीपत का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या तराइन का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तालीकोटा युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो किन के मध्य हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था आपका विजयनगर और किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन सभी राज्य की संयुक्त सेना के मध्य और विजयनगर के मध्य तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे भारतीय इतिहास के भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आइए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत बातें और जान लेते हैं। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो हम्पी राज्य में की थी। हम्पी राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको इसको याद रखना है दोस्तों। इसे मध्यकालीन इतिहास का पहला हिंदू साम्राज्य कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य को मध्यकालीन इतिहास का पहला हिंदू साम्राज्य कहा जाता है।
तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, वह उसे अपनी राजधानी भी बनाया, वह शहर भी बसाया था। किसने? उदयन ने। उदयन किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे, ये हर्यक वंश के शासक थे। इन्होंने अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर शासन किया, यानी कि राज्य को प्राप्त किया अपने पिता को मारकर। इनके पिता थे अजातशत्रु और ये पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल या अंग? अगर महाजनपद की बात करें तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। अंग की राजधानी थी चंपा। तो आप इसको याद रखिएगा। तो अंग महाजनपद राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक यानी कि यहाँ राजा का शासन होता था। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं दोस्तों। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर नंद वंश की बात की जाए तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। इन्हीं इतिहास में सर्व क्षत्रिय हंता कहा जाता था, सर्व क्षत्रिय हंता कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें एक उपाधि भी दी गई थी। कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वे थे आपके भार्गव, एकराट और पृथ्वी का राजा। ये उपाधि भी इनको प्रदान की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? अधिनियम 1833, अधिनियम 1919, अधिनियम 1923 या अधिनियम 1935? तो दोस्तों अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो कौन से सन में अलग किया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो 1937 ईस्वी में अलग किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया था? केसरी, युगांतर, क्रांति या अभिनव भारत? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार निकाला गया था। केसरी अखबार निकाला गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। केसरी अखबार को निकालने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए केसरी अखबार का प्रकाशन किया गया था, राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एक और पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, मराठा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या वेलेजली? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वे थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। ये आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपके 1774 में एक एक्ट पारित हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। इनके तहत ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल चुना गया था। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इन्होंने ही द्वैध शासन को समाप्त किया, द्वैध शासन को समाप्त किया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इन्होंने की। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। इस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी? बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी।
तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। तो आप इसको याद रखिएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल चुन कर आए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट या राजकुमारी अमृता कौर? तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये कौन से अधिवेशन में थी? तो ये कलकत्ता के 1917 अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात की जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की, ये तो आपका था प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे आपके सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उस समय दोस्तों समाज में अनेक बुराइयां प्रचलित थी। अनेक बुराइयां जैसे कि छुआछूत, जाति प्रथा, अस्पृश्यता जैसी अनेक बुराइयां प्रचलित थी। तो दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि मूर्ति पूजा, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत उस समय हमारे वैदिक समाज में नहीं थी। ये सभी बुराइयां बाद के काल में हिंदू समाज में प्रवेश कर गई। तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने एवं हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें वैदिक संस्कृति को फिर से अपना लेना चाहिए। तो इसी कारण इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर चलो। इसी कारण इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर चलो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कि क्यों कहा गया था। अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इन्होंने ही एक समाज की स्थापना की थी। वो समाज कौन सा है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। तो आप इसको याद रखिएगा। और आर्य समाज को अशांति का जनक कहा है। किन्होंने कहा है? वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।